नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बीते दिनों एक फैसला आया जो कि एक ऐसा फैसला था जिसे हम आधा अधूरा फैसला भी कह सकते हैं। उस फैसले के अंदर चर्चा की गई थी मैरिटल रेप के बारे में। भारत एक ऐसा देश जहां पर वैवाहिक संबंधों को जन्म जन्म का संबंध माना जाता है। आखिर उसके अंदर ये रेप शब्द कहां से आ गया? ये मैरिटल रेप होता क्या है? जी, इस पे चर्चा करने के लिए आज मुद्दा जरूरी में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी और अधिवक्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आहूजा जी। आहूजा जी, बीते दिनों एक बहुत चर्चा रही जिसमें मैरिटल रेप के बारे में बात अखबारों में पढ़ने को मिला और अलग अलग मीडिया के जो माध्यम है उस पर काफ़ी चर्चा का विषय रहा मैरिटल रेप। कोर्ट में इसको जिसे कह लीजिए जांचा जा रहा था कि क्या ये कानूनी तौर पर सही है या गलत है। उसमें जजों के द्वारा आधी आधी किसी आधे जजों का कहना था कि ये ठीक है और आधे जनों की राय थी कि ये गलत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये मैरिटल रेप शब्द कानूनी तौर पर हम किसे कहते हैं और ये है क्या? देखिए अमीर जी, इसे मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 375 में रेप या बलात्कार शब्द को परिभाषित किया गया है। और रेप या बलात्कार शब्द को परिभाषित करते समय उसमें एक्सेप्शन 2 के अंदर विवाह की संस्था के अंतर्गत पति द्वारा पत्नी के साथ बनाए गए शारीरिक यौन संबंधों को उससे परे रखा गया है। अर्थात सरल शब्दों में यदि मैं कहूं कि विवाह के उपरांत पति पत्नी के विरुद्ध या पत्नी पति के विरुद्ध कोई बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती। कुछ ऐसे नारी संगठन और विशेष रूप से इस मामले में जो नारी संगठन रहा अग्रणी, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ, ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की महिला शाखा है। और 4 अन्य याचिकाओं के साथ इनकी एक याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित थी, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और दिल्ली हाई कोर्ट में 11 मई 2022 को इसका जजमेंट आया है। इससे पहले मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बतला दूं कि 2015 के अंदर ये पेटिशन फाइल की गई माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि वैवाहिक संबंधों को यदि पत्नी विवाह के उपरांत पत्नी के साथ बिना सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो पत्नी किसी भी समय उसके विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार का मुकदमा दायर करवा सकती है। इसे कहेंगे कि अपराधीकरण कर देना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। ये जो कि 375 अपवाद 2 के अंदर अभी तक इसका अपराधीकरण नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट, दिस एक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम अंडर द लॉ। 2 अगस्त 2017 के अंदर केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं और ये विवाह की पवित्र संस्था को भंग कर सकता है। इसलिए धारा 375 के अपवाद 2 को हम बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन फिर उसके बाद जनवरी 7 2022 के अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी लगातार हियरिंग शुरू की। जनवरी 13 में उसके स्टेक होल्डर्स से केंद्र सरकार ने कहा कि हम इस मामले में अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो इससे संबंधित पक्ष हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो जनवरी 17 को हाईकोर्ट ने कहा कि अब हम इसमें और अधिक समय नहीं दे सकते, हमें फैसला करना है और आप अपना स्पष्ट स्टैंड बताएं। और उसके बाद मई 11 में इसका फैसला आ जाता है। और मई 11 में जो फैसला आया, उस मई 11 के फैसले में 2 न्यायमूर्ति शामिल थे। एक जस्टिस
न्यायमूर्ति राजीव शखदर और दूसरे जस्टिस हरिहरन, इन दोनों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की। जस्टिस शखदर ने स्पष्ट रूप से इसके क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर अपना फैसला दिया और उसमें उन्होंने पक्ष लिया कि हम महिलाओं को समान अधिकार जो कि आर्टिकल 14 के अंदर दिए जाते हैं उन्हें देना चाहते हैं, और चाहे वह वैवाहिक है चाहे वह अविवाहित है, यदि हम उन्हें समान अधिकार देते हैं तो हमें विवाहित महिला को भी ये अधिकार देना पड़ेगा कि वह उसकी सहमति के बिना यदि विवाह के उपरांत उसका पति उससे शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वह बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा सकती है। अर्थात अपवाद 2 धारा 375 भारतीय दंड संहिता जो बलात्कार को परिभाषित करता है, और अपवाद 2 जो मैरिटल रेप का क्रिमिनलाइजेशन अलाउ नहीं करता, वह निश्चित रूप से उसको संविधान के विरुद्ध जस्टिस राजीव शखदर ने कहा। लेकिन दूसरे न्यायमूर्ति हरिहरन जी ने स्पष्ट राय दी कि ऐसा करके हम विवाह नाम की एक पवित्र संस्था को दूषित कर देंगे और तोड़ देंगे। भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है, ना कि मुस्लिम विवाह की भांति कोई एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। इसलिए चूंकि यह भारतीय समाज में एक पवित्र बंधन माना गया, इसमें मैरिटल रेप नाम का कोई भी चीज इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, और किसी भी स्थिति में पत्नी को विवाह के उपरांत पति के विरुद्ध बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति किसी भी प्रकार से नहीं देनी चाहिए। यदि हम ऐसी अनुमति के बारे में सोचते भी हैं तो हम विवाह नाम के पवित्र बंधन का, पवित्र गठबंधन का एक तरह से उसे तोड़ने का काम करते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो बात दो अलग अलग बातें कही जजों ने। एक ने कहा कि विवाह का बंधन है वो बदनाम होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात ये कि एक हम इस जो विवाह का हिंदू पद्धति की बात करते हैं तो यहाँ पर तलाक या इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर सब कुछ है। अगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो महिला या पुरुष कई वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, दोनों आपसी ज़िंदगी जी रहे हैं, पहले उसके अंदर कोई भी मतभेद नहीं थे, लेकिन इस तरह का अगर कानून आ जाता है तो इसमें तो बहुत सारे जिसे कह लीजिए एक तरह से केसेस की बाढ़ आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि इस जो हम कानून की बात कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट द्वारा जिस कानून की बात की जा रही है, अगर हम एक और कानून की बात करते हैं तो उसमें जो ये कहा गया था कि समलैंगिक संबंध और मैरिट आफ्टर द मैरिज, अगर पति पत्नी कहीं बाहर संबंध बनाते हैं उसके अंदर भी कानून को ख़त्म कर दिया गया था कि उसमें भी सज़ा नहीं हो सकती। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के कानून को भी मान्यता दे दी गई, उसमें भी ये कह दिया गया कि आप बिना शादी किए साथ रह सकते हैं। तो अगर पति पत्नी साथ रह रहे हैं तो उसकी पूरी की पूरी एक तरह से ये एक साजिश है कुछ वामपंथी संगठनों की कि हमारे समाज को एक तरह से पूरी तरह छिन भिन कर देना, कि कहीं तो ये कह देना कि मैरिटल अफेयर्स भी जायज़ हैं, उनको भी कानूनी मान्यता है, कहीं पे ये कह देना कि समलैंगिक विवाह भी जायज़ हैं, उनको भी कानूनी मान्यता है। अब एक ये तीसरी चीज़ जहाँ ये कहा जा रहा है कि पति पत्नी में अगर लड़ाई हो तो पत्नी ये कह सकती है, अपने पति को आरोप लगा सकती है कि इसके द्वारा मेरे से जो है ज़बरदस्ती संबंध बनाए गए हैं। इस तरह की बातें करने से तो पूरा का पूरा एक तरह से बहुत ही ज़्यादा तलाक और इस तरह की चीज़ें बढ़ जाएंगी समाज के अंदर। जी नरेंद्र आहूजा जी। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा अमित जी कि ये जो वामपंथी संगठन है, और जिसमें मैंने एक नाम लिया अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ जो कि सीपीआईएम की महिला शाखा है,
इस प्रकार के वामपंथी संगठन ना जाने क्यों हिंदू मान्यताओं के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर निरंतर कुठाराघात करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनका पहला प्रयास है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में इन्होंने एक स्प्लिट जजमेंट लिया। स्प्लिट जजमेंट के केस में क्या होता है, या तो वह मामला अब सुनवाई के लिए हायर बेंच में जाएगा या माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा। इससे पूर्व भी इनकी ये मांग पहले वर्ष 2000 में भारतीय विधि आयोग द्वारा खारिज की जा चुकी है। उसके बाद वर्ष 2012 में जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी जो बनी थी, जिसने एक बार पूरा रिव्यू किया था इंडियन पिनल कोड का, उन्होंने भी इनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। नरेंद्र ओझा जी, सवाल ये उठता है कि आखिर ये चाहते क्या हैं, ये क्यों चाहते हैं कि ये मांग हो, ये चीज़ क्यों हो? अगर पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते, तलाक हो सकता है। और अब इन्होंने जो है समलैंगिक संबंध और विवाह के बाद बनने वाले संबंधों को भी इन्होंने मान्यता दे दी है। साथ में इन्होंने विवाह के बिना जो लोग रह रहे हैं उनके संबंधों को भी मान्यता दे दी है, लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता प्राप्त कर ली है। अब ये आखिर विवाह की जो ये हमारी पद्धति है, इसके अंदर ये दोष ढूंढ के क्यों इसको खराब करना चाहते हैं? क्यों लोगों के दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ रेप हुआ है, या ये अगर तुमने मना किया है, पति पत्नी साथ रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया है। कहा जाता है हमारे यहाँ परिवारों में आपस में अगर दो बर्तन होंगे तो आपस में आवाज़ आएगी ही। पति पत्नी साथ रहेंगे, कभी लड़ाई भी हो सकती है, और लड़ाई के आवेश में आकर अगर पत्नी ने गलती से इस प्रकार का कोई केस दायर कर दिया तो उनका तो पूरा जीवन खत्म, हो वापस आ ही नहीं सकता, वो परिवार तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अमित जी, मैं उसी बात का ही उत्तर देने का प्रयास करता हूं। बस अंतिम बात जो रह गई थी कि 2015 में संसद में भी इस प्रकार जब प्रश्न पूछा गया, तब भी संसद में सरकार ने यही कहा कि विवाह भारतीय समाज का एक संस्कार और अति पवित्र बंधन है, संस्था है, और इसमें इस प्रकार का विचार हम नहीं ला सकते हैं। अब जो आप बात कह रहे हैं, मैं इसे कानून के दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी स्पष्ट कर देता हूं। ये वामपंथी कुठाराघात क्यों करते हैं? क्योंकि वामपंथियों की विचारधारा में धर्म को अफीम कहा जाता है, इसलिए ये हमारी धार्मिक मान्यताओं पर अक्सर कुठाराघात करते रहते हैं। और विशेष रूप से जो हम बहुत ही सहनशील हैं, धैर्य और संयम बना करके रखने वाले हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के लोग हैं, आर्य मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, उन पर कुठाराघात करना इनका एक शगल बन गया है या इनका एक शौक बन गया है। मैं यहाँ कानून की दृष्टि से पहले बतला दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 7 के अंदर सेरेमनीज ऑफ फॉर ए हिंदू मैरिज दिया हुआ है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आगे क्या है वो स्पष्ट कर पाऊं। वहां उसके 7(2) सेक्शन के अंदर क्लियर कहता है कि वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी, सप्तपदी को परिभाषित करता है ब्रैकेट में, दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड ज्वाइंटली बिफोर द सैक्रेड फायर। द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग when the 7th step is taken। यानी कि कानून भी इस दृष्टि में सप्तपदी को और अग्नि के समक्ष लिए गए फेरों को मान्यता देता हुआ निश्चित रूप से हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहता है कि ये पूरा होने के बाद विवाह के संस्कार को पूर्ण समझा जाए। और मैंने ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा मैंने इसलिए कहा कि सप्तपदी के अंदर क्या होता है, क्या हम प्रण लेते हैं तो उसे संस्कार विधि में क्रांतदर्शी देव दयानंद ने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर उसका अर्थ 2-2 पंक्तियों में मैं बतलाऊंगा संक्षिप्त करते हुए दिया है। तो पहले क्या कहता है, हे वरानने, जैसे मैं सौभक्तवाय ऐश्वर्य सुसंतान आदि सौभाग्य की बढ़ती के लिए, अब बताएं जब तक शारीरिक यौन संबंध वर और वधु के, पति और पत्नी के नहीं होंगे तो कैसे संतान की उत्पत्ति होगी और सौभाग्य की बढ़ती होगी। कहा कि तेरे हस्तम हाथ को गृहणामी ग्रहण करता हूं, तू मुझ
पति के साथ जरावस्था को प्राप्त सुख पूर्वक हो। मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिए आपके हस्त को ग्रहण करती हूं। दूसरे में कहता है कि तू धर्म से मेरी पत्नी भार्या है और मैं धर्म से तेरा गृहपति हूं। दोनों मिलकर अपने घर के कामों की सिद्धि करें। फिर कहता है सब जगत का पालन करने हारे परमात्मा ने जिस तुझको मुझे दिया है, अर्थात हमारे बंधन ईश्वर के यहां स्थापित हुए। ईश्वर की इच्छा से हम दो वर और वधु, पति और पत्नी के रूप से गृहस्थाश्रम प्रवेश विवाह संस्कार के उपरांत करते हुए उसमें गए। और गृहस्थाश्रम का तो कार्य ही है कि प्रजा अर्थात संस्कारित संतान की उत्पत्ति करना। और फिर कहा इस परमात्मा की सृष्टि में और उसकी तथा आप्त विद्वानों की शिक्षा से दंपत्ति होते हैं। वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिए और मैं तेरी प्रसन्नता के लिए सुख को प्राप्त हूं। इसे मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा सिद्ध करें। और जैसे आगे क्या कहा, जैसे मैं इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूंगा। प्रजा तो नाम ही संस्कारित संतान का है और वैसे भी गृहस्थ आश्रम का तो उद्देश्य ही सुसंस्कारित संतान अर्थात प्रजा की वृद्धि है। उसी से कुल की वृद्धि होती है, गृहस्थ की वृद्धि होती है, समाज की वृद्धि होती है और राष्ट्र की वृद्धि होती है। इसी प्रकार इन सातों पदों के अंदर एक एक पंक्ति में मैं बाकी जो शेष दो रह गए हैं, मन से कुल की वृद्धि को देखता हुआ, कहते कुल की वृद्धि को मैं देखूंगा। यदि शारीरिक संबंध स्थापित करते समय भी एक डर का भाव मन में रहेगा कि न जाने किस बात पर पत्नी नाराज हो करके कितने अरसे के उपरांत मुझ पर वैवाहिक बलात्कार का आरोप लगा सकती है, तो वह कुल की वृद्धि किस प्रकार से कर पाएगा। अर्थात जो सप्तपदी है उसके समस्त जितने भी हमें बतलाए गए हैं कि ये प्रतिज्ञाएं हम लेते हैं, उन सभी को खत्म कर देने की एक साजिश वामपंथी विचारधारा की महिला संगठन ने लिया। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अच्छा हुआ कि ये स्प्लिट जजमेंट आई और सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार निश्चित रूप से इसमें एक स्टैंड लेते हुए इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी और 375 की जो अपवाद 2 है वह कायम रहेगा। और हमारे समाज में, हमारे कानून में मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार नाम की कोई भी चीज कभी आ नहीं पाएगी, ऐसी मैं एक इच्छा, अपेक्षा और आकांक्षा करता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर सनातन विवाह पद्धति के अंदर जन्म जन्म का बंधन होता है विवाह। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि यहाँ पे कहीं आप अंगूठियों का एक्सचेंज करके ही विवाहित नहीं हो जाते। यहाँ पर बहुत सारी आपको एक तरह से सौगंध उठानी होती है एक दूसरे के लिए कमिटमेंट्स होते हैं। पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके बाद एक सनातन हिंदू विवाह होता है। वहाँ पर जैसा कि अभी आपने कहा कि ये एक ऐसा संबंध है जिसे कानूनी मान्यता ही प्राप्त है। वहाँ पर अगर पति या पत्नी आपस के अंदर ये इस तरह का द्वेष रखेंगे कि हो सकता है उसके खिलाफ मैरिटल रेप का आरोप ना पत्नी लगा दे, या फिर पत्नी ये सोचे कि ये जो मेरे साथ हो रहा है या मैं जो है ये मेरे साथ मैरिटल रेप है, और इस तरह का कुछ भी उसके दिमाग में अगर कोई भी शक आ जाता है, और तो ये सब चीज़ें पूरी विवाह पद्धति को ही ख़त्म करके छिन्न भिन्न करके रख देंगी। और ये शायद जो वामपंथी धड़ा है ये चाहता है कि हमारे देश में भी वही स्थिति हो कि एक बच्चा जिसे पता ही नहीं कि वो जिस माँ के साथ रह रहा है वो माँ भी उसकी सौतेली माँ है, जिसके साथ रह रहा है वही बाप भी सौतेला है, जैसा कि विदेशों में होता है, पश्चिमी सभ्यता में होता है। माँ बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं, कौन किसका बच्चा है
और कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, ये पता ही नहीं होता। इसके अलावा अब जो नई एक रीत चला दी है लिव इन रिलेशनशिप, ये तो हमारे समाज को बर्बाद कर ही रही है। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं जिसमें ये भी कहा गया कि अगर कोई महिला या पुरुष जो है विवाह के बाद बाहर संबंध बना लेता है तो उसके ऊपर अभी बाइगेमी का केस नहीं हो सकता। इस तरह की बातें भी जो है कोर्ट से इस तरह के वर्डिक्ट्स भी ले लिए गए। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे समाज को कहीं ना कहीं दूषित कर रही हैं, क्योंकि अगर पति बाहर संबंध बना रहा है या पत्नी बाहर संबंध बना रही है विवाह के बाद, तो कहीं ना कहीं वो एक उस संबंध की जो पवित्रता है वो भी खत्म हो गई है। तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे लोग, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो कहेंगे कि इस विवाह का कोई लाभ भी नहीं है जब हम सब चीज़ें जो है इसको इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन तब नुकसान ये होगा कि परिवार आगे नहीं बढ़ेंगे। जहां आज हम बात करते हैं खानदान की, हम बात करते हैं खून की, कि ये हमारे खानदान का खून है, हमारे खानदान की परंपरा है, जब इस तरह के छोटे छोटे रिश्ते जो है छोटे छोटे समय के बाद टूटने शुरू हो जाएंगे, रिश्ते एकदम जिसे कह लीजिए बहुत ही छोटे परिवार रह जाएंगे, तो खानदान कहाँ रह जाएगा, खानदान की परंपराएं कहाँ रह जाएंगी, इस संस्कृति की परंपराएं कहाँ रह जाएंगी, कौन इन्हें संजो के रखेगा। ये सब चीज़ें एक भविष्य की चेतावनी देती हैं कि इन सब चीज़ों से हमें सतर्क रहना है, और ऐसी शक्तियां जो हमारे देश, समाज और हमारी इस सनातन परंपरा को बर्बाद और छिन्न भिन्न करने में जुटी हैं, उनसे बच के रहना है। नरेंद्र ओझा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने जो एक कानूनी विशेषज्ञ के तौर पे जो राय आज आपने बताई और उस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को इस जानकारी के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।